डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एस्टेरियास के बारे में, जो कि फाइलम इक्काइनोडर्मेटा का एनिमल है। और इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, पेडिसिलरी के बारे में, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि फाइलम इक्काइनोडर्मेटा का एक विशिष्ट लक्षण है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। 7.5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है या 3.5 नंबर का इसका डायग्राम पूछा जाता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये सीलम का मॉडिफाइड पार्ट होता है और कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ सी वाटर फिल्ड कैनाल्स हैविंग सर्टेन कॉर्पसल्स। तो इसमें समुद्री जल भरा हुआ होता है, कैनाल्स होती हैं जिसमें कि कुछ कॉर्पसल्स पाई जाती हैं। प्लेज मोस्ट वाइटल रोल इन लोकोमोशन ऑफ द एनिमल एंड कंप्राइजेस मैड्रिपोराइट, स्टर्न कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टाइडमैन बॉडीज, लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूब फिट। तो ये संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं और एनिमल के लोकोमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट है मैड्रिपोराइट। ये राउंडेड कैल्केरियस प्लेट होती हैं जो कि एबोरल सरफेस पर होती हैं और सेंट्रल डिस्क के इंटर रेडियल पोजिशन में पाई जाती है और बियर्स ए नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो, स्ट्रेट और वेवी ग्रूव्स और फरोज। तो इस पर बहुत सारे मतलब कि संकरे, सीधे और लहरदार ग्रूव्स और फरोज पाए जाते हैं। ईच फरो कंटेन्स मैनी माइन्यूट पोर्स। तो प्रत्येक जो खाँच है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। एट इट्स बॉटम लीड्स इनटू ए वेरी शॉर्ट फाइन ट्यूबुलर कैनाल। तो इसके बॉटम से एक बहुत छोटी महीन और नलिकाकार कैनाल निकलती हैं। तो मैड्रिपोराइट पर लगभग 200 पोर्स होते हैं और 200 पोर कैनाल पाई जाती हैं। पोर कैनाल आपस में मिलकर के कलेक्टिंग कैनाल बनाती है जो कि एम्पुला में खुलती है और एम्पुला मैड्रिपोराइट के जस्ट नीचे स्थित होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे रिजेज एंड ग्रूव्स दिखाए गए हैं और सेकंड जो बी डायग्राम है इसमें मैड्रिपोराइट की संरचना दिखाई गई है, जिसमें कि पोर कैनाल दिखाई गई है, नीचे की तरफ कलेक्टिंग कैनाल है और यह एम्पुला में खुल रही है। इसके एक तरफ एक्सियल ऑर्गन है और नीचे की तरफ डॉर्सल सैक है। एम्पुला के जस्ट नीचे की तरफ स्टोन कैनाल स्थित है और नीचे की तरफ लेमेला स्थित है और इसके दूसरी साइड में एक्सियल साइनस स्थित है। तो यह इसकी पोजीशन होती है जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो पार्ट हमने पीछे पढ़े थे उसमें से इसमें सबसे पहला है मैड्रिपोराइट, जो कि 2 भुजाओं के बीच में यहाँ पे दिखाया गया है। और पीछे हम पढ़ चुके हैं जिन 2 भुजाओं के बीच में मैड्रिपोराइट होता है उन भुजाओं को बाइवीवम कहते हैं और शेष बची हुई तीनों भुजाओं को ट्राइवीवम कहते हैं। तो मैड्रिपोराइट तो गोलाकार संरचना है जिस पर कई सारे फरोज पाए जाते हैं और इन फरोज के नीचे की तरफ बारीक छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र जो है पोर कैनाल की सहायता से आगे जाकर कलेक्टिंग ट्यूबुल में खुलते हैं और कलेक्टिंग ट्यूबुल एम्पुला के द्वारा आकर के इसमें मैड्रिपोराइट में जुड़ी हुई होती है। नीचे की तरफ इसमें स्टोन कैनाल दिखाई गई है। यह एस आकार की होती है और इसमें कैल्केरियस छल्ले पाए जाते हैं। यह जाकर के रिंग कैनाल में जुड़ रही है। रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल्स निकलती हैं जिनकी संख्या 5 होती है। रिंग कैनाल में अंदर की तरफ टाइडमैन बॉडीज पाई जाती हैं। इसमें बाहर की तरफ कुछ जातियों में पॉलियन वेसिकल्स पाए जाते हैं और रिंग कैनाल से 5 रेडियल कैनाल्स ओरिजिनेट हुई है जो कि प्रत्येक एक भुजा में जाती हैं और रेडियल कैनाल से ट्रांसफर्स कैनाल निकलती हैं और यह ट्रांसफर्स कैनाल जो है वो ट्यूब फिट के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो ट्यूब फिट इसका जो है इसमें 3 संरचनाएं दिखाई गई हैं, एम्पुला, पोडियम एंड शक्कर। ये तीनों संरचनाएं जो है वो ट्यूब फिट में पाई जाती है।
तो अब इसकी एक एक स्ट्रक्चर के बारे में है। फर्स्ट है स्टोन कैनाल, जो कि एस के आकार की होती है। एम्पुला जो है वो एस शेप्ड स्टोन कैनाल में खुलती है, और कैनाल जो है वो आकर के रिंग कैनाल में खुलती है। तो स्टोन कैनाल रिंग कैनाल में खुलती है, और वॉल्स ऑफ स्टोन कैनाल आर सपोर्टेड बाय ए सीरीज ऑफ कैलकेरियस रिंग्स। इसकी जो दीवारें हैं स्टोन कैनाल की, उस पर कैलकेरियस रिंग्स पाई जाती है। द ल्यूमन ऑफ स्टोन कैनाल इज लाइंड बाई वेरी टॉल फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो इसकी जो गुहा है उसमें बहुत लंबी कसाब युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। थर्ड है रिंग कैनाल, और इसको वाटर रिंग भी कहते हैं। लोकेटेड टू द इनर साइड ऑफ द पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ऑसिकल्स एंड अबोव द हाइपोन्यूरल रिंग साइनस। यह वाइड होती है, पेंटागोनल होती है, यानी 5 साइडेड होती है। नेक्स्ट है टाइडमैन बॉडीज, इंटररेडियली 9 स्मॉल येलोइश इर्रेगुलर और राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज पाई जाती हैं, जिनको कि रेसमैन और टाइडमैन बॉडीज कहते हैं। 9 होती है, तो जहाँ से स्टोन कैनाल निकलती है वहाँ पर एक ही पाई जाती है। इस प्रकार से कुल इनकी संख्या 9 होती है। तो इनको रेसिमॉस या टाइडमैन बॉडीज कहते हैं। फ्रॉम इनर मार्जिन्स ऑफ द रिंग कैनाल, तो रिंग कैनाल के अंदर की तरफ यह स्थित होती है। दे आर सपोज्ड टू बी लिम्फोइड ग्लैंड्स टू मैन्युफैक्चर द एमिबोसाइट्स ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसको लिम्फ ग्लैंड के समकक्ष माना जाता है, जो कि अमीबोसाइट्स को निर्माण करती है। नेक्स्ट है पॉलियन वेसिकल्स। रिंग कैनाल गिव्स ऑफ on its inner side in the interradial position 1, 2 और 4। इनकी संख्या प्रत्येक इंटररेडियल पोजीशन पर 1, 2 या 4 होती है। ये छोटे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लेडर्स होते हैं और रिजर्वायर्स होते हैं विथ लॉन्ग नेक कॉल्ड पॉलियन वेसिकल्स। तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लेडर्स या आशय होते हैं, जो कि एक लंबी नली के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसको पॉलियन वेसिकल्स कहते हैं। दे आर सपोज टू रेगुलेट प्रेशर इनसाइड एम्बुलेक्रल सिस्टम एंड टू मैन्युफैक्चर एमीबॉइड सेल्स ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो वे एम्बुलेक्रल सिस्टम के अंदर प्रेशर को बनाए रखते हैं, नियमित रखते हैं, और अमीबॉइड सेल्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल, अरियनाल। फ्रॉम surface of ring canal gives off a radial water canal into each arm। तो रिंग कैनाल्स की रेडियल कैनाल्स की संख्या 5 होती है। प्रत्येक भुजा में एक रेडियल कैनाल जाती है, और वो भुजा की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। एंड टर्मिनेट्स एज द ल्यूमन ऑफ टर्मिनल टेंटिकल, और अंत में जाकर के वो टर्मिनल टेंटिकल में या अंतस्थ स्पर्शक में जाकर के उसकी ल्यूमन में जाकर के समाप्त होती है। नेक्स्ट है लेटरल कैनाल्स, पार्श्वनाल। लेटरल कैनाल्स इन ईच आर्म, द रेडियल कैनाल gives out 2 series of short narrow transverse branches called lateral और podial canals। तो इसकी 2 शाखाएं निकलती है। रेडियल कैनाल में दोनों तरफ जो है शाखाएं निकलती हैं, और इनको लेटरल कैनाल्स या पोडियल कैनाल्स कहते हैं। ईच लेटरल कैनाल इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द ट्यूब फिट एंड इट इज प्रोवाइडेड विथ ए वाल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द रेडियल कैनाल। तो यह जो है ट्यूब फिट के बेस वाले भाग में जाकर के खुलती है, और इसके वहाँ उस सिरे पर वाल्व पाया जाता है, जो कि जल को या तरल को वापस रेडियल कैनाल में आने से रोकता है। ट्यूब फिट, 4 rows of tube fit in each ambulacral grooves is present। नेक्स्ट है, यहाँ पर ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये ट्यूब फिट और पोडियम इज ए होलो इलास्टिक थिन वाल्ड क्लोज्ड सिलेंडर और सैक लाइक स्ट्रक्चर हैविंग एन अपर सैक लाइक एम्पुला। तो इसमें 3 भाग होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। एक सैक लाइक एम्पुला होता है, एक मिडल ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसको पोडियम कहते हैं, और लोअर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो शक्कर होता है।
तो एम्पुला लाइज विद इन द आर्म, एम्पुला भुजा के अंदर होता है। प्रोजेक्टिंग इनटू द सीलॉम, सीलॉम के अंदर प्रोजेक्ट होता है। अबोव द एम्बुलेक्रल पोर, एम्बुलेक्रल पोर के ऊपर। विच इज ए गैप बिटवीन द एडजेसेंट एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स फॉर द पासेज ऑफ द पोडियम। द ट्यूब फिट आर द चीफ लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एस्टेरियास। तो इसमें ट्यूब फिट्स जो हैं वो एस्टेरियास में मुख्य लोकोमोटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक में तो रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल जो है यह किस प्रकार से ट्यूब फिट के साथ में जुड़ी हुई है। तो रेडियल कैनाल जो है जो कि गोलाकार है और उसमें से लेटरल कैनाल निकली हुई है और यह लेटरल कैनाल आकर के ट्यूब फिट के एम्पुला वाले भाग में जुड़ रही है। और यहाँ पर वाल्व है, नो रिटर्न वाल्व, तो यह तरल को वापस रेडियल कैनाल में जाने से रोकता है। अब ट्यूब फिट के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है और नीचे की तरफ शक्कर स्थित है। सेकंड डायग्राम में इसको डिटेल्ड में दिखाया गया है, जिसमें कि एम्पुला में एम्पुलर मसल्स है, एम्पुला के नीचे की तरफ एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स है जो कि इसको एम्पुला को सपोर्ट करता है, और नीचे की तरफ रिट्रैक्टर मसल्स है और लीवेटर मसल्स है, और इसमें ओरिएंटिंग मसल्स है और कनेक्टिव टिश्यूज़ है, नीचे की तरफ रेडियल मसल्स है एंड टर्मिनल प्लेट है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेशियां भाग लेती हैं, एम्पुला मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स एंड इसकी लेवेटर मसल्स। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन एस्टेरियास। तो एस्टेरियास में या तारा मछली में गमन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अलग प्रकार से होता है, वर्टिकल सरफेस पर अलग प्रकार से होता है, और जब सॉफ्ट सबस्ट्रेट है तो उस पर इसमें अलग प्रकार से होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्षैतिज सतह पर जब यह किसी डायरेक्शन में जाने के लिए इसको जाना होता है तो उस तरफ की भुजा को यह ऊपर उठाती है, और एम्पुला जो है, उठी हुई भुजा का एम्पुला जो है वो संकुचित होता है। द वाल्व इन द लेटरल कैनाल क्लोज, तो लेटरल कैनाल का वाल्व बंद हो जाता है। द वाटर ऑफ द एम्पुला इज फोर्स्ड इनटू द पोडिया, तो एम्पुला में भरा हुआ जो जल है वो पोडिया को फोर्स करता है। पोडिया ऑफ द ट्यूब फिट बिकम एक्सटेंडेड, इलोंगेटेड एंड एनलार्ज्ड इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो जो पोडियम है उसमें क्योंकि वाटर भर गया है इस कारण से वो एक्सटेंड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में उसको मुड़ना है उस डायरेक्शन में वो मुड़ जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय इनफ्लक्स ऑफ वाटर इनटू देम। सब्सिक्वेंटली द टर्मिनल सकर ऑफ द ट्यूब फिट बिकम अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। इसका जो टर्मिनल सकर है ट्यूब फिट का वो सबस्ट्रेट के साथ में जाकर के अटैच होता है, एंड देयर सेंट्रल पार्ट आर विथड्रॉवन टू फॉर्म सक्शन कप, और उसका जो ट्यूब फिट का सेंट्रल पार्ट है वो सक्शन पंप की तरह काम करता है। ड्यू टू द वैक्यूम सो प्रोड्यूस्ड द शक्कर एक्वायर ए फर्म ग्रिप ओवर द सबस्ट्रेटम। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द टिप ऑफ द ट्यूब फिट फर्दर एड्स इन अटैचमेंट, और ट्यूब फिट के टिप के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है जो कि अटैचमेंट को और अधिक सक्षम बनाता है। द ट्यूब फिट नाउ पाइवोट फॉरवर्ड ऑन देयर अटैच्ड सकर्स एज्यूमिंग वर्टिकल पोजीशन एंड देयर बाई पुशिंग द बॉडी फॉरवर्ड। तो अब ये ट्यूब फिट जो है आगे की दिशा में ऑन देयर अटैच्ड सकर्स, तो वर्टिकल पोजीशन में आगे की तरफ जाते हैं, इस प्रकार से शरीर को आगे की तरफ धकेलते हैं। द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ द पोडिया नाउ कॉन्ट्रैक्ट, तो पोडिया की जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, वो संकुचित होती हैं, एंड दिस फोर्स देयर फ्लूड बैक इनटू द एम्पुला एंड रिलीजेज देयर सकर्स। तो फ्लूड वापस एम्पुला में चला जाता है वापस, और सकर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। द एम्पुला
then contract again and whole sequence of events is repeated. नेक्स्ट है लोकोमोशन ऑन ए वर्टिकल सरफेस। तो उदग्र तल पर इसका लोकोमोशन किस प्रकार से होता है? द ट्यूब फिट पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन इट। तो बारम्बार उसमें संकुचन और विस्तरण के कारण ट्यूब फिट जो है बॉडी को आगे की तरफ खींचते हैं एंड बाय एडहेरेंस ऑफ सक्कर्स ऑफ ट्यूब फिट ऑन सरफेस इट क्लाइम्स ऑन द वर्टिकल सरफेस। लेकिन जब सॉफ्ट मड हो या सैंड हो तो सक्कर्स और ट्यूब फिट बिकम यूजलेस। देयरफॉर ऑन सच सॉफ्ट सरफेसेस द एनिमल वॉक्स ऑन इट्स एक्सटेंडेड ट्यूब फिट विच नाउ एक्ट लाइक स्मॉल लेग्स। तो यहाँ पर सॉफ्ट अगर सबस्ट्रेटम है तो वहाँ पर ट्यूब फिट निकले हुए तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्यूब फिट काम नहीं करेंगे और वो छोटे पैरों की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, यह भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, ये है लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो एस्टेरियास में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल प्रकार की होती है। इसमें सीलोब्लास्टुला बनता है जिसमें इन्वेजिनेशन होता है और गैस्टुला अवस्था आती है। ब्लास्टोपोर जो है वो relative position change its relative position with the elongation of gastrula and becomes the anal opening of the larva। क्योंकि एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं, यानी कि ब्लास्टोपोर इनमें एनस का निर्माण करता है। टू मोर ओपनिंग एपियर ऑन द सरफेस ऑफ द लार्वा। लार्वा के सरफेस पर दो और ओपनिंग दिखाई देती है। ऑन द वेंट्रल साइड ए ट्यूबुलर इन ग्रोथ ऑफ एक्टोडर्मल फॉर्म द लार्वल माउथ और स्टोमोडियम। तो फर्स्ट ओपनिंग जो है वेंट्रल सरफेस पर होती है और स्टोमोडियम या लार्वल माउथ का निर्माण करती है। अनदर ओपनिंग अकर्स ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एज द डॉर्सल पोर। दूसरी ओपनिंग जो होती है वो डॉर्सल सरफेस पर होती है, डॉर्सल पोर के रूप में होती है। द सीलिया ऑफ जनरल सरफेस ऑफ गैस्ट्रुला डीजनरेट and certain definite ciliary band appears. The growing archentron is differentiated into a narrow proximal part and wide terminal part. तो जो ग्रोविंग आर्केंट्रॉन है वो डिफ्रेंशिएट होती है दो भागों में। एक तो नैरो होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, दूसरा वाइड होता है जो टर्मिनल पार्ट होता है। नैरो प्रॉक्सिमल पार्ट कम्युनिकेट्स टू द एक्सटीरियर बाय द ब्लास्टोपोर एंड इन लेटर स्टेजेस फॉर्म द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो नैरो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बाहर की तरफ ब्लास्टोपोर की सहायता से खुलता है और आगे जाकर के यह स्टोमक और इंटेस्टाइन का निर्माण करता है। वाइल द वाइड टर्मिनल पार्ट ऑफ completed archentron extends and cuts off on each side into a coelomic pouch। तो जो वाइड है टर्मिनल पार्ट है वो आगे जाकर के सीलोमिक पाउच का निर्माण करता है। द हाइड्रोएंट्रोसील दीज टेक अप देयर पोजिशन टू द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स ऑफ द आर्केंट्रॉन एंड डेवलप इनटू सीलोमिक पाउचेज, और सीलोमिक पाउचेज का निर्माण करता है। द लेटर गिव राइज टू सीलोम, इट्स मेसोडर्मल लाइनिंग एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो सीलोमिक पाउचेज जो हैं इनके द्वारा आगे चल करके सीलोम का, मेसोडर्मल लाइनिंग का और वाटर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण किया जाता है। द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज बिकम्स ए फ्री स्विमिंग लार्वा। तो यहाँ पर यह लार्वा जो है फ्री स्विमिंग लार्वा बन जाता है। तो यहाँ पर एस्टेरियास में दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। तो सबसे पहले बाइपिनेरिया लार्वा बनता है, डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट इन अबाउट 1 वीक। एक सप्ताह के बाद में जाइगोट से बाइपिनेरिया लार्वा परिवर्तित होता है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और इसमें एक प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड पाया जाता है और एक प्री ओरल लोब पाया जाता है विथ प्री ओरल लूप ऑफ सिलिएटेड बैंड। द वेरियस प्रोजेक्शंस emerging out of its body correspond to the arms. Inside the body appears the coelomic apparatus
and the alimentary canal, the bipinnarea larva feeds on diatoms, etc. By creating food-bearing currents by ciliary tract in the स्टोमोडियल वाल, तो स्टोमोडियल वाल के अंदर जो है सीलियरी करंट के द्वारा जो है भोजन प्राप्त किया जाता है. इट स्विम्स फ्रीली बाय फॉरवर्डिंग इट्स एंटीरियर एंड with a clockwise rotation. After some time, the bipinnarea larva transforms into the next larval stage, the brachyolaria larva. So next है brachyolaria larva. The side lobes of bipinnaria increase in length to become long, slender and ciliated larval arms. The larval arms move and contract. The preoral arms also give out processes called brachyular arms. तो प्रीओरल आर्म से भी ब्रैक्यूलर आर्म्स निकलती है. द आर्म्स ऑफ ब्रैक्यूलेरिया लार्वा हैव सीलोमिक प्रोलोंगेशंस एंड possess tips of adhesive cells. The base of these arms surround the elevated adhesive glandular area, performing the function of a sucker or fixation disc by which the larva becomes attached at the time of metamorphosis. तो इसमें जो ब्रैक्यूलेरिया लार्वा की आर्म्स है, ये भुजाएं जो इनके आधार जो हैं वहाँ पर एडेसिव सेल्स पाई जाती हैं और ये एडेसिव सेल्स जो हैं एडेशन का काम करती हैं, सकर्स का काम करती हैं, जिससे कि लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस से पहले एक स्थान पर स्थिर हो सकता है. यहाँ जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में दिखाया गया है. तो यहाँ एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल हैं, इनके द्वारा स्पर्म और ओवा रिलीज किए जाते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि जाइगोट बनता है. क्लीवेज होता है जो कि ओलोब्लास्टिक एंड इक्वल टाइप का होता है. ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है, ब्लास्टोसील बनती है. अब गैस्टुलेशन की प्रक्रिया होती है जो इन्वेजिनेशन के द्वारा होती है. आर्केंट्रॉन बनती है जो बाहर की तरफ ब्लास्टोपोर की सहायता से खुलती है. फिर लेटर गैस्टुला अवस्था होती है जिसमें कि सीलोमिक पाउचेज बनते हैं क्योंकि इसमें एंट्रोसील पाई जाती है, एंट्रोसीलोम पाई जाती है. फिर सीलिएटेड बैंड्स बनना शुरू होते हैं. अर्ली बाइपिनेरिया बनता है जिसमें कि ब्लास्टोपोर के द्वारा एनस का निर्माण होता है. गट फॉर्मेशन हो चुका है और इसमें माउथ बन चुका है. फिर लेटर बाइपिनेरिया, तो इसमें प्री ऑरल सीलिएटेड बैंड्स है एंड पोस्ट ऑरल सीलिएटेड बैंड्स है. फिर इससे ब्रैक्यूलेरिया बनता है और ब्रैक्यूलेरिया में एडेसिव डिस्क्स ऑन आर्म्स बनती हैं जिसकी सहायता से यह सबस्ट्रेटम के साथ में जाकर के चिपकता है और यंग स्टारफिश बनती है जो एडल्ट होने पर वापस यही क्रिया दोहराती है. नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस. 6 से 7 सप्ताह के बाद में ब्रैक्यूलेरिया लार्वा जो है वो बॉटम में एक जगह स्थिर हो जाता है और एडेसिव आर्म की सहायता से फिक्स हो जाता है. बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा जो है अब रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. द लार्वल माउथ एंड एनस क्लोज, तो इसका जो माउथ और एनस है वो बंद हो जाते हैं. ए न्यू माउथ इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लार्वा and a new anus is developed on the right side. Left and right side of the larva thus differentiated into oral and aboral surfaces of the adult. 5 lobes called arms rudiments grow out around oral aboral axis. Later the skeletal element appears on the arm rudiments and the radial canal grows into them. In each arm 2 pairs of outgrowths from the coelom form the first tube pit and serve for attachment. Further complex changes result in the formation of adult. तो इस प्रकार से इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और एडल्ट का निर्माण होता है. रीजनरेशन एंड ऑटोटॉमी. स्टारफिश में रीजनरेशन की कैपेसिटी भी काफ़ी अधिक होती है और किसी भी समय इसके शरीर का कोई भी लॉस्ट जो पार्ट है वो वापस रीजनरेट किया जा सकता है. अगर इसकी कोई भी भुजा इंजर्ड होती है या टूटती है या यह अपनी भुजा को
अपने आप ही तोड़ता है, जिसको ऑटोटॉमी प्रक्रिया कहते हैं, स्वांगोच्छेदन कहते हैं, तो यह भुजा अपने आप वापस बन जाती है। जब यह ऑटोटॉमी की क्रिया करता है तो ओपनिंग लेफ्ट इन द साइड ऑफ द सेंट्रल डिस्क by the broken off arm is immediately closed by the contraction of the adjacent body wall musculature for the protection of the internal body organs। तो वहाँ की जो बॉडी वाल है, मस्कुलेचर है, बॉडी वाल की मसल्स है, वो जैसे ही यह किसी एक अपनी आर्म को तोड़ता है, ऑटोटॉमी की क्रिया करता है शिकारी से बचने के लिए, तो वहाँ की बॉडी वाल की जो मस्कुलेचर है वो उस भाग को कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा बंद कर देती है, ताकि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रह सके और रीजनरेशन के द्वारा यह नई भुजा बना लेता है। तो स्टारफिश में यह भी पाया गया है कि सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा भाग रहने पर और कोई भी एक भुजा होने पर भी वो भुजा जो है रीजनरेशन के द्वारा टोटल स्टारफिश का वापस निर्माण करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी काफ़ी अधिक पाई जाती है। थैंक यू।